अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस क्लियर है मेरी? मैम यस कम मैम। आ रही है। कम आ रही है? नो मैम सही है। ठीक है। जी, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो विलिंगली क्लासेस ऑन कैंपस लेना चाहते हैं? कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है अब तक? आप में से किसी ने वैक्सीनेशन करवाई है? नो मैम अभी तो नहीं करवाई, अभी वो नंबर ही नहीं आया है हमारा। आपने अप्लाई किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए? यस मैम। अप्लाई किया हुआ है, वो कह रहे थे कि 5-6 दिन तक पता चलेगा नंबर का। अच्छा, उसको दोबारा करते रहें फिर, क्योंकि एक दो दफ़ा में तो वो नहीं करते, फिर उसके बाद भेज देते हैं। क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी तब तक तो आप लोगों को कोई नहीं आने देगा यूनिवर्सिटी में। जितना इसको आप जल्दी मैम करेंगे, अगर कोई कम से कम ऐसे ही एक। इन्होंने इसको कंपल्सरी करना था तो ये मतलब पहले मेल कर सेकंड देते ना डोज में साथ जा सकते हैं। वाले। हाँ, ये है कि अगर कंपल्सरी करना था तो फिर 2-3 हफ़्ते पहले ईमेल भेज दें कि तब से खुलेंगे तो उससे पहले-पहले आप लोग वैक्सीनेशन करा लें। और जिसकी वैक्सीनेशन हुई होगी तो वो आ जी मैम, सकेगा, क्योंकि वरना नहीं आ सकते। तो 2 डोज मतलब पूरे 1 महीने का प्रोसेस है ये सारा। हुँ। हाँ, कुछ वैक्सीनेशंस का जो है वो 21 डेज़ का है, जैसे साइनोफार्म 21 डेज़ का है, साइनोवैक जो है वो 28 डेज़ के बाद सेकंड डोज़ लगती है। तो ऑलमोस्ट महीना ही है। जी मैम। क्योंकि लेकिन अब ये है कि सर ने भी कहा है कि जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो तब तक आप लोग नहीं आ सकते। फिर आप लोग कम से कम रजिस्टर हो जाएँ, या फिर अपनी जो वो है क्या कहते हैं, फर्स्ट डोज़ तो लगवा लें। आप लोगों की जब फर्स्ट डोज़ होंगी तो ही आप लोगों को वो जो आप लोगों के क्या कहते हैं कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही फिर वो अंदर आने देंगे, ऐसे तो वो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। अच्छा, कोई आप में से ऐसा है जो सिर्फ़ ऑनलाइन ही लेना चाहता है, कि बस चाहे खुल भी जाएँ तो वो ऑनलाइन की तरफ जाना चाहता है? क्योंकि होगा तो हाइब्रिड ही, लाइक हाफ़ लोग जो हैं वो 1 वीक आएँगे, हाफ़ जो है उससे नेक्स्ट वीक आएँगे। तो चलना तो मैम हाइब्रिड है। ऑनलाइन ठीक है। मैम ऑनलाइन ठीक है। जी मैम ऑनलाइन ठीक है। पहले शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था पर अब हमें आदत हो गई ऑनलाइन पढ़ने की। देख लें आप लोग, मुझे जो विलिंगली ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑड इवन में नहीं ऐड होना चाहते, क्योंकि वैसे तो ये पॉलिसी है कि ऑड इवन की तरह से आप लोगों ने क्लासेस लेनी है ऑन कैंपस। तो उसमें ये है कि आपके जो आईडीज़ हैं ऑफिशियल यूएमटी आईडीज़, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने लेना है। लेकिन अगर कोई विलिंगली थ्रू आउट ऑनलाइन लेना चाहता है तो वो बस मुझे ईमेल्स कर दे बाद में, ठीक है? और जिनकी वैक्सीनेशन हो गई हैं वो भी मुझे जो है वो ईमेल कर दें, ताकि हमें आइडिया हो कि कितने लोग जो हैं वो मेरी क्लास में से इतने लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है तो मैं हाइब्रिड की तरफ जाऊँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ एक आधे हों तो मैं हाइब्रिड फिर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, कि साथ में ऑनलाइन भी देना है आपने और आपके क्लासरूम में भी सिर्फ़ 2 बच्चों के लिए हैं। तो आप में से अगर कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है तो वो अपने आईडीज़ जो जो भी उनका कार्ड था वो वैक्सीनेशन वाला, वो मुझे फॉरवर्ड कर दें मेंशन करके कि ये सेक्शन बी है या सेक्शन सी है, आप सेक्शन ए से हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे भेज दें, ताकि मुझे आइडिया हो कितनी स्ट्रेंथ के लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो हाइब्रिड क्लास है उसको कंटिन्यू करा सकूँ। क्योंकि इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप में से सिर्फ 1-2 की वैक्सीनेशन हो तो फिर 1-2 के लिए हाइब्रिड सिस्टम हो, क्योंकि फिर क्लासरूम को और साथ में ऑनलाइन को मैनेज करना थोड़ा-सा टफ होता है। तो अगर स्ट्रेंथ अच्छी हो गई आप लोगों की और आप लोगों की जो है वो वैक्सीनेशन हो गई होगी, चाहे फर्स्ट डोज़ ही हो,
तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे जो लाइक क्लासेस हैं उसको प्लान कर लें। ठीक है, तो फिर आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों की वॉक इन हो जाए। अगर वॉक इन नहीं हो रही तो एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों की जो क्लासेस हैं ऑन कैंपस उसको कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है, तब तक जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही मूव करेंगे। क्लियर है सबको ये चीज़? यस मैम, क्लियर है। और आप में से कोई अगर ये चाहता है कि वो थ्रू आउट ऑनलाइन ही रहे, क्योंकि खैर बायोमैकेनिक्स 2 के कोई प्रैक्टिकल्स नहीं है, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन ही है। तो अगर नहीं समझ आ रहा और आप लोग चाहते हैं कि ऑन कैंपस ही हो, तो अब ऑप्शन तो मिल गया है कि वीक जो है आपका 1 वीक ऑन एंड ऑफ की जो पॉलिसी है ये अप्लाई होगी। और कोई थ्रू आउट अगर ऑनलाइन चाहता है कि उसको समझ आ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बस मुझे अलग से बता दे, ताकि अटेंडेंस का जो है वो इशू ना हो। ठीक है, अभी रैंडमली ईमेल्स ना कीजिएगा, मैं एक दफ़ा पूछ लूँ या मैं गूगल फॉर्म जो है एक दफ़ा कोई गाइडलाइंस मिल जाए तो मैं गूगल फॉर्म का आपको बना के भेज दूँगी, वैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड और कौन सा जो है मोड आप चूज़ करना चाहते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। हाँ, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है वो अगर 1-2 लोग हैं तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लें और मुझे ईमेल कर दें। कोशिश करें कि एक ही ईमेल में फिर आप लोग भेज दें, या फिर आप सेपरेट मुझे भेजें तो ऊपर आप लोगों ने कैप्शन वैक्सीनेशन वाले उसकी डालनी है, ताकि मैं उसको अलग से जो है वो लेबल कर लूँ। ठीक है, ताकि मैं काउंट कर लूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मल्टीपल बल्क ऑफ ईमेल्स के अंदर जो है वो फिर चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। क्लियर है सबको ये चीज़? तो मैं गूगल फॉर्म में मैम सेंड कर दे मैम, बना मैम। मैम ऐसे तो मैम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैम सब बच्चों का पता करना कि कौन कौन वैक्सीनेटेड और कौन कौन नहीं। मैम एक मेल में भेजना मैम, आप गूगल फॉर्म में मैम आप हमें सेंड कर दीजिएगा बनाकर मेल पे। अभी भी क्लास में से सिर्फ 2-3 लोगों ने ही कहा हाथ उठाया है कि उनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है। मेरा ख्याल है आप में से मेजोरिटी की नहीं हुई हुई, ऐसा ही है? यस मैम। तो उसमें फिर जो एक आधे वो मुझे ईमेल कर दें, बाकी जो है वो फिर मैं क्या कहते हैं उसको देख लूँगी। ठीक है, मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों की है, क्योंकि हर टीचर ही, और वैसे भी यही है कि सबने ही इवेंट को एक वीक में बुलाना है और सबने ही आउट को एक वीक में बुलाना है। लेकिन आप लोगों बाकी टीचर ने भी यही कहा होगा और आपको ईमेल्स भी आई होंगी कि वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप लोगों की वैक्सीनेशन है या नहीं है। अच्छा, बैक टूवर्ड्स बायोमैकेनिक्स, किसी को याद है हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? एनीवन? मैम रीमॉडलिंग। लास्ट लेक्चर में तो हमने आर्थोप्लास्टी के बारे में पढ़ा था कि आर्थोप्लास्टी क्या होती है, जॉइंट की आर्थोप्लास्टी, जो रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज हैं उनको हम आर्थोप्लास्टी कहते हैं। नी जॉइंट, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जो हैं इनकी हम कॉमनली आर्थोप्लास्टी जो है वो परफॉर्म करते हैं। किसी को याद है आर्थोप्लास्टी के बारे में? सब भूल गए हैं? मैम आपने लेक्चर्स नहीं अपलोड किए हुए मैम थे। लेक्चर अपलोड नहीं था ना, रिकॉर्डिंग। नहीं, तो क्लासरूम में जैसे आप लोग कुछ सुनते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं याद होता कि क्या था और क्या नहीं था। लेक्चर्स मैंने वैसे अभी अपलोड कर दिए हैं, मेरा एलएमएस वर्क नहीं कर रहा था, लेक्चर्स अब अपलोड कर दिए हैं मैंने। चलें, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, इन केस अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर आप लोगों ने पूछ लेना है। ठीक है, यस मैम। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग अप्रोचेस टू स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग। बायोमैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपका पोस्चर कैसा है, क्योंकि डिफरेंट जो पोस्चर्स हैं उनमें आपके जो मसल्स की एफिशिएंसी है, जो मसल वर्क है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मली जो अल्लाह ताला ने हमारा पोस्चर बनाया है इसमें ऐसे है कि हमारे मसल्स को लीस्ट एफर्ट करनी पड़ती है और मैक्सिमम जो वर्क है वो अटेन हो जाता है। लेकिन जब आपकी पोस्चर में मॉडिफिकेशंस आती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जब मसल्स अफेक्ट होते हैं तो मसल्स को की वीकनेस भी हो जाती है और मसल्स को एक ज़रा से काम करने के लिए ज़्यादा एफर्ट जनरेट करनी पड़ती है। लाइक आप ये कहें कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो नहीं आता। तो बेसिकली बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट यू मस्ट नो कि आइडियल पोस्चर्स क्या हैं और नॉर्मल पोस्चर्स क्या हैं। आपको नॉर्मल के बारे में आइडिया होगा तभी यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट फ्रॉम एबनॉर्मल वन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट। ठीक है,
और आपके पास कोई पेशेंट्स आएंगे तो आप उसको डील ही नहीं कर सकेंगे जब आपको पता ना हो कि वेदर दिस वन इज नॉर्मल और एबनॉर्मल थिंग। तो जो आपके पोस्चर्स हैं ये आप लोगों ने शायद काइनी 1 के अंदर भी पढ़ा होगा या बायोमैकेनिक्स 1 में भी पढ़ा है कि स्पाइन में कौन कौन से कर्व्स हैं और किस तरह से उनको मेंटेन रखा जा सकता है, और आपके जो पोस्चर हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, और मसल फाइबर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये जो पोस्चर्स हैं, ये आपकी स्पाइन की एनाटमी को, उसकी अलाइनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की कि हमें पता हो कि आप किस तरह के पोस्चर्स गाइड कर सकते हैं पेशेंट को जिसमें उनके जो मसल्स हैं उनके ऊपर लीस्ट एफर्ट आए। काइनी 1 में अगर हम मूव कर जाएं तो आप लोगों ने काइनी 1 में पढ़ा होगा कि जब आप बैठे हों तो आपकी जो स्पाइन है दैट शुड बी इरेक्ट, आपके जो हिप और नी है उनके एंगल्स आपस में अच्छे होने चाहिए, लाइक 90 का एंगल बनना चाहिए, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। आपके जो फुट हैं उनको ग्राउंड पे या जो आपका फुट रेस्ट है उसके ऊपर रेस्ट करना चाहिए। आपके जो फिंगर्स हैं या जो रिस्ट है ना तो वो एक्सटेंडेड हो ना ही वो फ्लेक्स्ड हो। आपके जो आई लेवल हैं वो आपके जो मॉनिटर है या जो सीपीयू या जो भी लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके आई लेवल के सामने हो, आपके आई लेवल पे हो। ये एक आइडियल पोस्चर है। उसके ऑपोजिट में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बैड पोस्चर और फॉल्स पोस्चर या एबनॉर्मल पोस्चर, जिसमें आपका जो नेक है वो फ्लेक्स्ड है, आपकी जो स्पाइन है वो स्टूप्ड पोस्चर में चली गई है, फ्लेक्स्ड है, वो इरेक्ट नहीं है। यहाँ पे कोई 90 का एंगल जो है वो नहीं फॉर्म हो रहा। आपके जो फुट हैं वो आपके जो फुट रेस्ट है उसके ऊपर रेस्ट नहीं कर रहे। आपकी जो आईज हैं वो उसके लेवल पे नहीं है, ठीक है। आपकी जो रिस्ट है वो एक्सटेंडेड और फ्लेक्स्ड है। तो ये जो इस तरह के जो पोस्चर्स हैं, लाइक ऑनलाइन इंक्रीज हो गया क्योंकि आप शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स गैजेट्स, आप शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स लैपटॉप्स और मोबाइल्स, और कुछ लोग लेट के पढ़ते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बैठ के पढ़ते हैं और बैठने में जो है अपना पोस्चर मेंटेन नहीं रखते। तो उसकी वजह से इम्बैलेंसेस आ सकते हैं आपके मसल्स के अंदर। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं इसको हम डील करेंगे एर्गोनॉमिक्स में, या हमारी जो इंजीनियरिंग अप्रोचेस है स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग में, कि स्टैंडिंग में क्या होना चाहिए, सिटिंग में क्या होना चाहिए, लाइंग में क्या होना चाहिए। तो ये भी पार्ट है हमारी बायोमैकेनिक्स का कि आप मसल्स के ऊपर फोर्सेस को किस तरह से कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए मसल्स के बारे में, ठीक है। अब हमारे जो मसल्स हैं, लाइक हमारे दो तरह के मसल्स होते हैं, पोस्चरल मसल्स और फेजिक मसल्स। पहले हम बात करेंगे पोस्चरल मसल्स के बारे में। पोस्चरल मसल्स जो है उनका नाम ही बताता है वो मसल्स जो बेसिकली हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं। पोस्चर क्या है? पोस्चर इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ योर बॉडी, कि आपकी जो बॉडी है उसका एक्सप्रेशन है पोस्चर। कि बेसिकली जो आपका पोस्चर है उसके अंदर आपका जो मसल्स हैं जो बेसिकली आपके ग्रेविटी मसल्स, कि जो आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको मेंटेन करके रख रहे हैं। जैसे कि आपका जो एक्सटेंसर्स हैं नॉर्मली, ठीक है, एक्सटेंसर्स आर कॉल्ड एज एंटी ग्रेविटी मसल्स। सारे नहीं, हम एक रफ सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पोस्चर को मेंटेन रखते हैं। पोस्चर क्या है? स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, जो भी आपकी ये एक्सप्रेशंस हैं जो आपको अपेरेंटली नज़र आ रहे हैं या आपकी बॉडी के, या आपकी अलाइनमेंट है जो डिफरेंट बॉडी पार्टनर्स की या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, दैट इज़ बेसिकली अ पोस्चर। तो आपके जैसे ये बात ऑलमोस्ट मैं अपने हर लेक्चर में ही रिपीट करती हूँ आप लोगों को, कि आपके जो मसल्स हैं वही मूव कराते हैं आपकी बोन्स को। आप खुद, आपके जो बोन्स हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। तो अब क्या है कि आपके जो पोस्चरल मसल्स हैं बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये मूव कराते हैं या आपके पोस्चर को मेंटेन करते हैं। तो अगर ये मसल्स ना ठीक हों तो बोन्स आपस में कोलैप्स हो जाएं, ठीक है। ये अगर आप मेंटेन ना करके रखें तो बोन्स जो हैं वो उस तरह से काम ना करें। तो बेसिकली जो पोस्चरल मसल्स हैं ये आपकी जो स्केलेटल है, ठीक है, उसके कोलैप्स से जो है उसको बचाते हैं। पोस्चरल मसल्स एक्ट प्रीडोमिनेंटली टू सस्टेन योर पोस्चर्स इन द ग्रेविटी फील्ड, ठीक है। जो हमारे पोस्चरल मसल्स हैं ये एंटी ग्रेविटी हैं। अगर सिर्फ ग्रेविटी ऑल द टाइम एक्ट करती रहे तो हम नीचे ही पड़े रहें, ठीक है। हमारे मसल्स जो हैं या हम मूव ही ना कर सके, हमारे जो मसल्स हैं, जो पोस्चरल मसल्स हैं, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके, कॉन्ट्रैक्ट करके हमारा जो पोस्चर है उसको मेंटेन करते हैं।
बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, पोस्चरल मसल्स एंड द फेजिक मसल्स। जो पोस्चरल मसल्स हैं, क्योंकि ये एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, इनको थ्रू आउट द डे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वो मसल्स या वो मसल फाइबर्स जो कि एंडोरेंस के साथ एसोसिएटेड हैं, विच आर योर स्लो ट्विच फाइबर्स। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये वही चीज़ है जो आपने काइनी 1 में पहले पढ़ी होगी कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड द स्लो ट्विच फाइबर्स। तो फास्ट ट्विच फाइबर्स वो होते हैं जो स्ट्रेंथ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और स्लो ट्विच फाइबर्स वो मसल्स होते हैं जो आपके स्ट्रेंथ के साथ, एंडोरेंस के साथ एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने थ्रू आउट द डे काम करना होता है, जो एंटी फटीग होते हैं, जो फटीग रेजिस्टेंट होते हैं। तो बेसिकली अगर हम पोस्चरल मसल्स की बात करें तो दीज मसल्स कंटेन मोस्टली स्लो ट्विच मसल फाइबर्स एंड हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी फॉर सस्टेन्ड वर्क। ग्रेटर कैपेसिटी फॉर सस्टेन्ड वर्क का क्या मतलब है? एंडोरेंस इनकी बहुत अच्छी होती है कि ये थ्रू आउट द डे, जैसे अगर आप खड़े हैं तो आप खड़े ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बीच में कोलैप्स करेंगे और गिर गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स की एंडोरेंस बड़ी अच्छी है। दे आर प्रोन टू हाइपर एक्टिविटी। फेजिक मसल्स वो मसल्स हैं जिन्होंने जो मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं कि आपने बस एक मूवमेंट की, लाइक किसी को पंच किया और फिर आप सीधे हो गए, तो पंचिंग के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए थी। तो फेजिक मसल्स वो मसल्स होते हैं बेसिकली जिनके अंदर आपके पास हों, और इस वजह से आप मूवमेंट जो कराते हैं वो फेजिक मसल्स हैं, और जो पोस्चर को मेंटेन करते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज योर पोस्चरल मसल्स। तो पोस्चरल एंड फेजिक मसल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हम डिवाइड करते हैं अपनी बॉडी के मसल्स को। मोस्टली ऐसा है, आप ये कहें कि यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि सारे ही एक्सटेंसर्स जो हैं वो पोस्चरल मसल्स हैं, कुछ हमारे फ्लेक्सर्स भी हैं जो पोस्चरल हैं, लेकिन फ्लेक्सर्स में हमारे कुछ फ्लेक्सर्स ऐसे हैं जो एक जॉइंट पे फ्लेक्सर हैं तो दूसरे जॉइंट पे एक्सटेंसर हैं। जैसे आप लोगों ने काइनी में 2 जॉइंट एक्टिंग मसल्स के बारे में पढ़ा होगा, लाइक हमारे जो क्वाड्रिसेप्स हैं या जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं। अब जो हैमस्ट्रिंग है वो नी का तो फ्लेक्सर है लेकिन हिप का एक्सटेंसर है, ठीक है, लेकिन वो भी हमारा पोस्चरल मसल है। तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही हमारे जो एक्सटेंसर हैं सिर्फ वही पोस्चरल हैं। एक्सटेंसर के साथ साथ हमारे जो फ्लेक्सर्स हैं कुछ, वो भी हमारे जो है वो पोस्चरल मसल्स होते हैं या एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो कहाँ पे प्लेस है। जैसे ट्राइसेप है, एक्सटेंसर है, हैमस्ट्रिंग है, हिप का एक्सटेंसर है, नी का फ्लेक्सर है, एरेक्टर मसल है, ठीक है, ये भी हमारे जो है वो पोस्चरल मसल्स हैं। रेक्टस फेमरस है, टेंसर फेशिया लाटा है, स्वास है, इरेक्टर स्पाइनी है, ये सारे के सारे वो मसल्स हैं जो पोस्चरल मसल्स में आते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात ये है कि स्केलेटल मसल्स को हम कैटेगराइज करते हैं 2 कैटेगरीज में, पोस्चरल एंड फेजिक। इसी तरह से हम स्केलेटल मसल को कैटेगराइज करते हैं एज मसल्स विच प्रोन टू टाइटनेस एंड मसल्स विच प्रोन टू वीकनेस। प्रोन का क्या मतलब है? जिनमें टाइटनेस हो सकती है जो, या जिनमें जो है वीकनेस हो सकती है। तो वो मसल्स जो प्रोन टू टाइटनेस होते हैं, जिनमें हमेशा टाइटनेस होती है, वो पोस्चरल मसल्स होते हैं, और वो मसल्स जिनमें टेंडेंसी होती है वीकनेस की, कि वो जल्दी वीक हो जाते हैं, वो हमारे फेजिक मसल्स हैं, ठीक है। तो हम पोस्चरल मसल्स को ये भी कह सकते हैं विच आर प्रोन टू टाइटनेस, और फेजिक मसल्स को हम ये भी कह सकते हैं विच आर प्रोन टू वीकनेस। तो फेजिक मसल्स में हमारे टिबियालिस एंटीरियर हैं, हमारे ग्लूटियाइन हैं, हमारे जो हैं वो स्पाइन के फ्लेक्सर्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, हमारे ट्रैप हैं, हमारे कैपिटस लॉन्गस, कैपिटस और कोलाएं हैं जो हमारे डीप फ्लेक्सर्स हैं नेक के, डेल्टॉइड है, डाइगैस्ट्रिक्स हैं, ये जो हमारे जॉ के मसल्स हैं। तो ये बेसिक हमारे मसल्स हैं जो फेजिक मसल्स हैं। हमने इनको डिवाइड किया है विच आर प्रोन टू टाइटनेस एंड विच आर प्रोन टू वीकनेस के अकॉर्डिंगली। अब ये जो हमारे 2 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, लाइक हमारे जो क्या कहते हैं फेजिक मसल्स हैं और जो पोस्चरल मसल्स हैं, इनमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एगोनिस्ट, ये आप समझ लें कि पोस्चरल मसल्स और फेजिक मसल्स आपस में एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पोस्चरल मसल्स बेसिकली जो है ये हमारे, आप कहें कि फैसिलिटेटर भी हैं या हमारे हाइपर एक्टिव मसल भी हैं। इनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है हमारे फेजिक मसल्स के ऊपर, जो कि हमारे आप कहें हाइपो एक्टिव मसल्स हैं। किस तरह से? जैसे एक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को इनहिबिट करता है, ठीक है। जैसे एक एंटागोनिस्ट जो है, आप जैसे एग्जांपल ये ले लें कि मैंने अपने एल्बो को फ्लेक्स करना है, एल्बो की फ्लेक्शन काम है बाइसेप्स का, ठीक है। अब अगर जब मैं बाइसेप की फ्लेक्शन परफॉर्म कर रही हूँ और मेरे अगर ट्राइसेप की लेंथनिंग ना हो, तो फिर मेरे बाइसेप की जो फ्लेक्शन है वो भी परफॉर्म प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर मैं अपनी एल्बो, आप सब अपनी एल्बो को फ्लेक्स करके देखें, आप एल्बो को जब फ्लेक्स करते हैं
तो पीछे से आपका जो ट्राइसेप है उसकी लेंथनिंग ज़रूरी है। अगर ट्राइसेप टाइट होगा तो एल्बो की फ्लेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लाइक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करना ज़रूरी है। अगर एक में भी प्रॉब्लम हो तो दूसरे की जो मूवमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती। तो यही वाली बात है कि दोनों टाइप के मसल्स के अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर एक मसल टाइट हो जाएगा तो वो उससे अपने ऑपोजिट वाले मसल को वीक कर देगा। ठीक है, वो किस तरह से वीक कर देगा वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। एक और टर्म है जो इन दोनों ग्रुप ऑफ मसल्स में इम्बैलेंस के लिए इस्तेमाल होती है, विच इज कॉल्ड है सूडोपरेसिस। परेसिस का मतलब होता है वीकनेस, सूडो मीन्स फॉल्स। अगर आपके फेजिक मसल्स वीक हो जाएं या फेजिक मसल इनहिबिट हो जाएं, जैसे हमने कहा था कि हमारे जो पोस्चर मसल्स हैं ये इनहिबिट कर देते हैं फेजिक मसल्स को, तो अगर हमारे फेजिक मसल्स इनहिबिट हो जाएं या वीक हो जाएं तो इसको कहते हैं कि ये सूडोपरेसिस है हमारे फेजिक मसल्स का। ये क्यों हुआ? क्योंकि इम्बैलेंस हो गया था ग्रुप ऑफ मसल्स में। अब ग्रुप ऑफ मसल्स का इम्बैलेंस का क्या मुराद है, ये हम समझेंगे अपर क्रॉस सिंड्रोम और लोअर क्रॉस सिंड्रोम से। दो तरह के सिंड्रोम्स हैं जो डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में, और ये सिंड्रोम्स ओब्लीगली डेवलप होते हैं। जैसे वीकनेस ओब्लीगली इनकाउंटर करती है वीकनेस को, और टाइटनेस ओब्लीगली इनकाउंटर करती है टाइटनेस को अपर एरिया में। इसी तरह से लोअर एरिया में भी टाइटनेस ओब्लीगली इनकाउंटर करती है टाइटनेस को, और वीकनेस ओब्लीगली इनकाउंटर करता है वीकनेस को। या इन अदर वर्ड्स ये समझ लें, अगर फ्रंट के मसल्स वीक होंगे तो ऑपोजिट के मसल टाइट होंगे, या अगर पीछे के मसल टाइट होंगे तो वो फ्रंट के मसल्स को वीक कर देंगे। इसी तरह से अगर फ्रंट से पेक्ट मेजर टाइट होगा तो पीछे से रेम्बॉइड्स, सिराटस, ये सारे मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर पीछे से ये स्पाइन का एक्सटेंसर जो कि इरेक्टर स्पाइन है, अगर ये टाइट होगा तो ये फ्रंट से हमारे जो स्पाइन के फ्लेक्सर्स हैं, जो एब्डोमिनल फ्लेक्सर्स हैं, उनको वीक कर देगा। इसी तरह से अगर हिप का फ्लेक्सर टाइट होगा तो पीछे से हिप का एक्सटेंसर वीक हो जाएगा। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक दूसरे के ऑपोजिटली काम करते हैं, और टाइटनेस जो है वो ओब्लीगली मूव करती है और वीकनेस भी ओब्लीगली मूव करती है। ये हमारे अपर क्रॉस सिंड्रोम और लोअर क्रॉस सिंड्रोम है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। ये हमारा डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम है। अब कॉमन सेंस की बात है, एक स्पाइन के ऊपर आगे मसल लगा हुआ है, पीछे मसल लगा हुआ है। ठीक है, आगे जो लगा हुआ है स्पाइन पे वो उसके फ्लेक्सर्स हैं, और जो पीछे लगा हुआ है वो उसके एक्सटेंसर्स हैं। अगर मैं पीछे वाले मसल्स को टाइट कर दूं तो क्या वो स्पाइन को पीछे नहीं खींचेंगे? खींचेंगे ना, क्योंकि वो टाइट हो गए हैं। अब जब वो उसको पीछे खींचेंगे तो उसके आगे जो मसल अटैच हैं वो खींचेंगे, उनकी लेंथनिंग होगी। ठीक है, जब उनकी लेंथनिंग होगी तो बायोमैकेनिक्स 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी स्ट्रक्चर को आप खींचते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं या लेंथनिंग करते हैं, तो एक टाइम के बाद उसके बीच के मसल फाइबर्स टूटना शुरू हो जाते हैं, और जब मसल फाइबर्स कम होंगे तो वो मसल वीक हो जाएगा। वो मसल क्यों वीक हो जाएगा? बिकॉज स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मसल फाइबर। जब मसल फाइबर का नंबर ही कम हो गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया किसी भी मसल फाइबर का, तो उसमें वीकनेस आ जाएगी। तो क्या हुआ, पीछे से जब हमारे इरेक्टर स्पाइन टाइट हुए तो फ्रंट के सारे मसल्स, क्योंकि आपकी स्पाइन पीछे गई, क्योंकि बोन को मूव मसल्स ही कराते हैं, तो आगे के सारे मसल्स खिंच गए। ठीक है, उनकी लेंथनिंग हो गई। उनकी जब लेंथनिंग हुई तो एक टाइम के बाद उनके बीच के मसल फाइबर्स रप्चर होना शुरू हो गए, क्योंकि आपने पोस्चर वही मेंटेन कर लिया। अगर आप 1-2 मिनट के लिए पोस्चर चेंज करते हैं तो वो इफेक्ट नहीं डालते। लॉन्ग टर्म अगर आप एक ही पोस्चर को रखते हैं तो आपके मसल्स का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो समझो कि फ्रंट के मसल्स जो एब्डोमिनल्स हैं वो सारे के सारे वीक हो गए, उनकी माइक्रो रप्चरिंग स्टार्ट हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो वीक हो जाएंगे। तो जब फ्लेक्सर्स टाइट हो, जब एक्सटेंसर्स टाइट होते हैं तो फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल में काम करते हैं। इसी तरह से हिप का फ्लेक्सर टाइट हुआ, उसके रेसिप्रोकली जो हिप का एक्सटेंसर था विच इज ग्लूटियस मैक्सिमस वो वीक हो गया। तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम में हमारे जो मसल्स टाइट होते हैं दे आर एक्सटेंसर्स ऑफ स्पाइन विच आर इरेक्टर स्पाइने एंड द फ्लेक्सर्स ऑफ हिप विच इज इलियोपस। उसके ऑपोजिटली वो मसल्स जो वीक हो जाते हैं, या आप ये कहें कि जिनकी लेंथनिंग हो जाती है, दे आर द एब्डोमिनल्स, जो कि हमारे फ्लेक्सर्स हैं, और हमारे जो हिप है उसके एक्सटेंसर्स हैं। तो दिस वन इज द
लोअर क्रॉस सिंड्रोम, यही बातें जो है वो यहाँ पे मेंशन है। शॉर्टन मसल हिप का एक्सटेंसर और हिप बैक का एक्सटेंसर, हिप का फ्लेक्सर, और वीकेंड हमारे एब्डोमिनल्स और बटक्स, जिसको हमने अभी कहा था ग्लूटियस मैक्सिमस विच इज कॉल्ड एज हिप एक्सटेंसर। बैक एक्सटेंसर का ऑपोजिट एब्डोमिनल है, हिप फ्लेक्सर का ऑपोजिट हमारे बटक्स हैं जिसको हमने ग्लूटियस मैक्सिमस का। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे हमारे लोअर क्रॉस सिंड्रोम के? दिस वन इज द पेल्विस। पेल्विस पे फ्रंट पे हमारा फ्लेक्सर अटैच है और बैक साइड पे हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सटेंसर अटैच है, ठीक है। अगर ये मसल टाइट हो तो ये पेल्विस को आगे की तरफ खींच लेगा, ठीक है। मसल यहाँ लगा हुआ है, मसल टाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, तो ये पेल्विस को आगे की तरफ खींचेगा। जब पेल्विस को आगे खींचेगा तो पेल्विस एंटीरियरली टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। जब ये पेल्विस को आगे खींच रहा है और पेल्विस एंटीरियरली टिल्ट हो रही है तो हमारा जो बैक है उसके ऊपर लॉर्डोसिस आना शुरू हो जाएगा। लॉर्डोसिस का क्या मतलब है? आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा कि आपको जो स्पाइन है इसके दो तरह के कर्व्स होते हैं, प्राइमरी कर्व एंड द सेकेंडरी कर्व। और हमारी जो स्पाइन है वो कन्वेक्स बैकवर्ड है और कनकेव फॉरवर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जब हिप का फ्लेक्सर टाइट हुआ, उसने पेल्विस को नीचे खींचा तो पेल्विस एंटीरियरली टिल्ट कर दी। जब पेल्विस ने एंटीरियरली टिल्ट किया है तो पीछे से जो इसके ऊपर यहाँ पे हिप का एक्सटेंसर लगा हुआ था वो भी खींच गया, उसकी लेंथनिंग हो गई। और जब काफ़ी अरसे के लिए ऐसा रहा तो ये लेंथनिंग जो फाइबर से उनका रप्चर स्टार्ट हो गया और हिप के एक्सटेंसर्स की स्ट्रेच की वजह से हिप एक्सटेंसर्स वीक हो गए। यहाँ पे पेल्विस के एंटीरियरली टिल्ट करने से ये जो बैक के मसल्स थे इनमें जो है वो टाइटनेस आना शुरू हो गई। जब ये टाइट हुए हैं तो इन्होंने फ्रंट के एब्डोमिनल्स को स्ट्रेच किया तो फ्रंट के एब्डोमिनल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो गए। तो समझ ये बात आ गई कि जब लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता है तो पेल्विस एंटीरियरली टिल्ट कर जाती है। पेल्विस के आगे मूव करने से जो लंबर का एरिया है, लंबर का कर्व एग्जैजुरेट कर जाता है विच इज कॉल्ड एज हाइपरलोडोसिस। जब हिप के फ्लेक्सर्स आगे की तरफ मूव करते हैं उसकी वजह से हिप के एक्सटेंसर्स पे जब स्ट्रेच आता है तो हिप के एक्सटेंसर्स वीक हो जाते हैं। जब हिप एक्सटेंसर्स वीक होते हैं तो हिप जो है वो सफिशेंटली एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं लोअर क्रॉस सिंड्रोम के। किसी को प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो मैम। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने काइनी 1 में पढ़ी हैं कि जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होती है तो साथ में आपके जो लंबर का कर्व है वो एग्जैजुरेट कर जाता है। ये आपकी जो है वो डिफरेंट पोस्चर अलाइनमेंट्स हैं। दिस वन इज एन आइडियल अलाइनमेंट जिसमें आपकी जो थ्रेसिक है वो स्लाइटली कन्वेक्स जो है बैकवर्ड है और फिर आपका जो लंबर का कर्व होता है ये कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। अब अगर इसमें एग्जैजुरेशन हो जाती है कि आपकी जो, क्योंकि अपर क्रॉस सिंड्रोम जब यहाँ डेवलप होता है तो आपका जो हेड है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, चिन पॉकिंग हो जाती है और आपकी जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है वो बन जाता है। उसकी वजह से आपकी जो कन्वेक्स जो बैकवर्ड जो एक कर्व होता है वो और ज़्यादा एग्जैजुरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं काइफोसिस डेवलप हो गया। काइफोसिस के साथ साथ लंबर की जो आपका कर्व है वो आगे की तरफ आ जाता है विच इज कॉल्ड एज लॉर्डोसिस। तो काइफोलॉर्डोटिक पोस्चर बन जाता है। क्यों? क्योंकि पेल्विस जो है वो एंटीरियरली टिल्ट हो गई है। ये एक और आपकी एबनॉर्मैलिटी है पोस्चर अलाइनमेंट में। अगर पेल्विस पोस्टीरियरली टिल्ट कर जाए तो इसके पोस्टीरियरली टिल्ट करने से ये जो लंबर का एक नॉर्मल कर्वेचर था ये भी ख़त्म हो जाता है विच इज़ कॉल्ड एज कि हमारी जो स्पाइन है उसकी स्ट्रेटनिंग हो गई है या फ्लैट बैक है, कि जब आप दीवार के साथ बिल्कुल खड़े हों अपनी कमर लगा के तो कोई कर्व नहीं आता। तो ये पोस्चरल अलाइनमेंट हैं, ये आपकी जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आपके जो मसल्स हैं या उनके फंक्शंस या उनकी जो एफिशिएंसी है वो ऑल्टर हो जाती है। तो वो वाली बात थी हमारे लोअर क्रॉस सिंड्रोम के साथ जिसको हमने डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम भी कहा। नेक्स्ट वन इज अपर क्रॉस सिंड्रोम और प्रॉक्सिमल क्रॉस सिंड्रोम। ये भी सेम वही चीज है कि आपके डायनल पैटर्न्स के अंदर जो है वो टाइटनेस रन करती है और डायनल पैटर्न के अंदर आपकी जो वीकनेस है वो रन करेगी। कि अगर फ्रंट से आपके नेक के फ्लेक्सर्स जो हैं वो वीक हैं तो ऑपोजिट पे आपके जो नेक के एक्सटेंसर्स होंगे वो टाइट होंगे। यहाँ फ्रंट से अगर पेक्ट मेजर पेक्ट माइनर टाइट है तो पीछे से आपके जो रेम्बॉइड्स हैं जो स्ट्रेटस इंटीरियर है वो वीक होगा। तो ये रेसिप्रोकल में एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो है वो दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो यही वाली बात जो है वो इसके अंदर है। शॉर्टन मसल पेक्ट मेजर है, ट्रेपीजियस है, लिवेटर स्कैपुली एंड एससीएम। शॉर्टन मसल्स वो वाले मसल्स हैं जो टाइट होते हैं और ये वो मसल्स हैं जो आपके पोस्चरल मसल्स हैं। फेजिक मसल्स वो मसल्स हैं जो वीक होते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की थी, हमने इनको कैटेगराइज किया था ऐसे, द मसल्स विच आर प्रोन टू टाइटनेस एंड द मसल्स विच आर प्रोन टू वीकनेस, ठीक है।
तो वीकेंड मसल्स में हमारे सारे फेजिक मसल्स होते हैं, जो जिनके ऊपर इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस आता है, जिनके ऊपर वीकनेस आती है, वो सारे के सारे फेजिक हैं। हमारे स्कैपुली के रेम्बॉइड्स, हमारे जो ट्रेपीजियस हैं, हमारे जो सेंटीरियर मसल्स हैं, हमारे जो नेक के डीप फ्लेक्सर्स हैं, क्योंकि नेक के एक्सटेंसर्स जो हैं वो टाइट होते हैं और नेक के फ्लेक्सर्स जो हैं वो फेजिक मसल्स हैं, तो वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, हमने अभी लॉन्गस कैपिटस और कोलाई के बारे में पढ़ा था। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जो अंडरस्टूड है कि फेजिक मसल्स ने हमेशा वीक ही होना है और पोस्टल मसल्स ने हमेशा टाइट ही होना है। ठीक है, ये हमारा अपर क्रॉस सिंड्रोम है। दिस वन इज द आइडियल अलाइनमेंट। जब आप क्या जरा सा आप आगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोमैकेनिक्स में कि स्लाइड जो चेंज आता है आपके हेड में, वो मतलब आप थोड़ा सा भी आगे की तरफ अगर मूव करते हैं तो नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में नेक का कोई लोड नहीं है, कोई वेट नहीं है, लेकिन आप 1 इंच भी आगे की तरफ अगर नेक को मूव करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं उनके ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्लाइड सी अगर आप फॉरवर्ड हेड करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो मसल वर्क है वो चेंज हो जाता है, और ये जो पोजीशन है ये अपर क्रॉस सिंड्रोम की है कि फ्रंट से क्योंकि आप जब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो पीछे के मसल्स टाइट हो रहे हैं, पीछे के मसल्स टाइट होंगे तो फ्रंट के सारे फ्लेक्सर्स जो हैं ये ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे। जो ओवर स्ट्रेच होती है चीज वो वीक हो जाती है, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कि ओवर स्ट्रेच चीज के मसल फाइबर स्ट्रक्चर होते हैं और स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मसल फाइबर। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है मसल फाइबर्स के टेयर होने की वजह से, तो ऑटोमेटिकली जो वीकनेसेस हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये बात हो गई, ये उसी में आप कहें कि एग्जैजुरेशंस हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा आगे की तरफ मूव करके रखते हैं और अपना जो पोस्चर है उसको बहुत स्टूप करके बैठते हैं, लैपटॉप के ऊपर ही झुके हुए होते हैं और अपने जो शोल्डर्स हैं उनको बैकवर्ड रखने के बजाय फॉरवर्ड रखते हैं, तो उनके केस में राउंडेड शोल्डर पोस्चर्स विद पॉकिंग चीन एंड फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो है ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि अपर क्रॉस सिंड्रोम की लेट स्टेजेस हैं कि जिसमें ये जो सिम्टम्स हैं ये आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? हेड प्लेस फॉरवर्ड, ठीक है, हेड जो है वो आपका आगे रहेगा तो पीछे के मसल सारे जो है वो टाइट हो जाएंगे और फ्रंट के मसल्स जो है सारे के सारे वो वीक हो जाएंगे। आपकी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो रेज्ड होंगी, ठीक है, अबडक्टेड होंगी। आपका ऊपर का जो सर्वाइकल स्पाइन है वो एक्सटेंडेड हो जाएगी और आपके शोल्डर जो है वो आगे की तरफ आ जाएंगे, जैसे राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। इट्स क्वाइट कॉमन, आप में से मेजोरिटी जो है उनके राउंडेड शोल्डर पोस्चर्स होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल इरेक्ट नहीं बैठते, हम बहुत स्टूप होकर बैठते हैं। हमारे लाइफ साइकिल जो है वो चेंज हो गया है, हमारा जो मॉडिफिकेशन आ गई है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, उसकी वजह से जो पोस्चरल चेंजिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरी जो मास्टर्स की रिसर्च थी वो इसी के ऊपर थी, फॉरवर्ड हेड पोस्चर एंड द राउंडेड शोल्डर्स। और मैंने यूएमटी से ही वैसे कलेक्ट किया था सारा डाटा, और मेजोरिटी जो हम मेरी कोलीग्स थी वो सारी की सारी जो है वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर और या राउंडेड शोल्डर के साथ थी, क्योंकि हम में से कोई भी आइडियल जो पोस्चर है उसको नहीं अडेप्ट करता। हम बहुत स्ट्रेट मूव नहीं करते, हमने कोई भी जैसे लैपटॉप भी यूज़ करना है तो हमने लेवल पे रख के नहीं करते, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हालांकि वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट, लेकिन हम वो सब चीज़ें नहीं करते। तो उसकी वजह से जो मेरी रिसर्च थी वो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बेस करती थी। मैं इसलिए इसको यहाँ पे कोट कर रही हूँ क्योंकि हम आगे जो है वो ट्रीटमेंट के पोर्शन के ऊपर जाएंगे। तो मेरे जो रिसर्च टारगेट थे मेरे, उसमें मैंने 3 ग्रुप्स बनाए थे। अब हमने अब इसमें पीछे बात की है कि पेक मेजर की टाइटनेस हो जाती है और पीछे से रेम्बॉइड्स मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल में काम करते हैं दोनों। तो एक ग्रुप को मैंने पेक माइनर की स्ट्रेंथनिंग कराई थी, क्योंकि ये एक बेसिक रूल है कि जो वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी हमेशा स्ट्रेंथनिंग होती है और जो हमारे टाइटन स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग होती है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि फेजिक मसल्स आर प्रोन टू वीकनेस, तो हम कहेंगे कि फेजिक मसल्स की हमेशा स्ट्रेंथनिंग होती है और स्ट्रेंथनिंग हमेशा रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस से होती है। और जो हमारे पोस्चर मसल्स हैं, बिकॉज दे आर प्रोन टू टाइटनेस, तो टाइटन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और शॉर्टन स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी को और लेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम हमेशा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो कराते हैं। ठीक है, तो अब 3 ग्रुप्स थे, उनमें से एक को हमने सिर्फ पेक माइनर की स्ट्रेचिंग कराई, एक ग्रुप को हमने सिर्फ रेम्बॉइड्स की स्ट्रेंथनिंग कराई, और थर्ड वन जो हमारा ग्रुप था उसको हमने दोनों चीज़ें कराई कि हमने पेक माइनर की स्ट्रेचिंग भी कराई और हमने जो रेम्बॉइड्स थे उनकी स्ट्रेंथनिंग भी कराई। तो सबसे ज़्यादा फर्क जो है वो थर्ड कैटेगरी को पड़ा, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी थी। पेक माइनर की स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी था और पीछे से जो रेम्बॉइड्स में वीकनेस आ गई है पेक की टाइटनेस की वजह से, तो उसके केस में जो थर्ड ग्रुप था उसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा, और ये रिसर्च बेस्ड चीज़ है। ठीक है, कि यही हमारी जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है।
तो समझ ये आ गई कि अपर क्रॉस सिंड्रोम में या लोअर क्रॉस सिंड्रोम है, तो उसमें ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीकेंड मसल्स होगा हमेशा उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, और जो टाइटन स्ट्रक्चर होगा हमेशा उसकी स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, तो ये इस सवाल का जवाब है कि हाउ टू करेक्ट दिस क्रॉस सिंड्रोम, बाय स्ट्रेंथनिंग फेजिक मसल्स एंड बाय लेंथनिंग और स्ट्रेचिंग योर पोस्चरल मसल्स। ठीक है, ये वही बात है। तो अब क्या होगा, अब हमारी जो लोअर क्रॉस सिंड्रोम में पेल्विस एंटीरियरली टिल्ट हो गई थी। क्यों टिल्ट थी? क्योंकि हमारे हिप के फ्लेक्सर्स टाइट थे और पीछे से एक्सटेंसर्स वीक हो गए थे। तो हमने अब हिप के फ्लेक्सर्स जो कि टाइट हैं उनकी रेंज को गेन कराने के लिए स्ट्रेचिंग करानी है, और जो पीछे से हमारा हिप का फ्लेक्सर है जो कि वीक हो गए थे उनकी हमने स्ट्रेंथनिंग करानी है। तो वो पेल्विस जो एंटीरियरली टिल्ट हो रही थी अब वो पोस्टीरियरली टिल्ट हो जाएगी। पोस्टीरियर टिल्ट का मतलब है एंटीरियर से पीछे आते हुए नॉर्मल के पर हम उसको रोक लेंगे, क्योंकि बिल्कुल पोस्टीरियर टिल्ट भी जो है वो भी फ्लैट बैक पोस्चर कॉज कर देती है। तो एंटीरियर टिल्ट को हमने पोस्टीरियर या टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो लेके आना है। इसके अलावा हमने अभी बात की थी कि अपर क्रॉस सिंड्रोम में हमारे जो शोल्डर्स हैं वो फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। आपने पेशेंट को कहना है कि ऐसे मूव पीछे करें जैसे रिट्रैक्शन करते हैं, कि दोनों शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के पास लेके आए। ठीक है, तो इससे पेशेंट जो है उसको रिलीफ होगा और हमारे जो पेक्ट है फ्रंट से उनकी स्ट्रेचिंग होगी। इसके अलावा हमने पीछे बात की कि हमारे जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल हैं उनकी टाइटनेस हो जाती है। तो हम पेशेंट को ये जो पोजीशन है ये गाइड करते हैं कि आपने अपना हेड एलिवेट करना है, चिन को आपने बिल्कुल जो है वो एयर के इन लाइन लेके आना है, और अपना जो ये हेड है इसको टुवर्ड शोल्डर लेके आना है, और यहाँ से एक हाथ रख के स्टेबलाइज करना है। तो आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड जो मसल है वो स्ट्रेच हो जाएगा। खैर इसके ऊपर इतना परेशान नहीं होना, स्ट्रेचिंग आप इंडिविजुअल हर मसल की जो है वो थेरेप्यूटिक्स में सीखेंगे, तो वहां से आप इसकी जो इन सारे मसल्स की जो स्ट्रेचिंग है उसको देख सकते हैं। बेसिकली अभी सिर्फ आपको प्रिंसिपल बताने की बात है कि फेजिक मसल्स आर प्रोन टू वीकनेस, तो हमेशा उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, एंड पोस्चरल मसल्स आर ऑलवेज प्रोन टू टाइटनेस, तो उनकी हमेशा जो है वो स्ट्रेचिंग होगी या लेंथनिंग होगी। तो ये सारा वही है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, अपर क्रॉस सिंड्रोम एंड द लोअर क्रॉस सिंड्रोम। और इसमें इनहिबिटेड का मतलब है कि वीक होंगे, और फैसिलिटेटेड का मतलब है कि वो टाइट हो जाएंगे। ठीक है, और क्रॉस में ये सारे जो मसल्स हैं एक दूसरे के क्रॉस में जो है वो टाइट होते हैं, और क्रॉस में जो है वो वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है स्टैंडिंग पोस्चर। क्योंकि हमने इंजीनियरिंग अप्रोचेस पढ़नी है सिटिंग, स्टैंडिंग एंड लाइंग की, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करती हैं। वही जो हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब आप खड़े होते हैं या आपका कोई भी पोस्टर है तो दो तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी एंड अदर वन इज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। कि जब आप चलते हैं तो आप ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और ग्राउंड न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर जो है वो फोर्स को एक्सर्ट करता है। तो एफ जी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और एफ वी जो है वो आपकी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है। तो जब भी आप किसी भी टिपिकल इंडिविजुअल के ऊपर आप किसी भी फोर्स को मेजर कर रहे हो तो स्टैंडिंग में हम इन दो फोर्सेस को लाजमी देखते हैं, ग्रेविटी एंड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, और ये मेजर होती हैं एक फोर्स प्लेट के थ्रू। वो जो फोर्स प्लेट है, जैसे आप टाइल्स को सीमेंट लगा के फिक्स कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर, इसी तरह से हमारी ये जो फोर्स प्लेट है ये हम ग्राउंड के ऊपर हमने फिक्स की होती है, और पेशेंट जो है उसको इसके ऊपर खड़ा किया जाता है। तो जब वो इसके ऊपर अपना पाँव रखता है तो इक्वली जब दोनों पाँव रखता है तो हमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है, ये मेजर कर लेता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, कि जब आपने दोनों पाँव रखे हैं तो आपका पूरा बॉडी का वेट आपके पाँव के किस एरिया पे जो है वो सेंटर बनाता है, किस एरिया पे आके जो है वो इकट्ठा हो जाता है। या अगर आप हील ऑफ कर रहे हैं, टो ऑफ कर रहे हैं, तो आपकी जो भी साइकिल है उसमें किस तरह से कब कब आपका प्रेशर जो है वो कहाँ पे बढ़ता है। तो बेसिकली जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है रिजल्टेंट फोर्स का ऑन फीट, उसको हम फोर्स प्लेट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे फोर्स ट्रांसड्यूसर्स होते हैं डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर, जो बेसिकली फोर्स को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जब आप दोनों पाँव के ऊपर खड़े हैं तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो हमारा नेविकुलर बोन के ऊपर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं हमारे पाँव के अंदर, क्यूनिफॉर्म है, क्यूबाइड है, नेविकुलर है, टैलस है, कैल्केनियम है। तो बेसिकली हमारी जो नेविकुलर बोन है ये इसके ऊपर जब हम डायरेक्ट स्टैंडिंग में होते हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है बेसिकली वो हमारी नेविकुलर जो बोन है उसके ऊपर बनता है। बेसिकली हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम है। ये हर तरफ से, चाहे आप टो ऑफ कर लें, चाहे आप हील स्ट्राइक कर लें, आपकी जो भी फेस है उसमें डिफरेंट जो आपकी फुट के जो एरियाज हैं उनके ऊपर कहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है उसको मेजर करती है ये फोर्स प्लेट। ठीक है, और आइडिया हो जाता है कि अच्छा
ये मतलब रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, इनसे ये आइडिया हो गया कि जब आप खड़े होते हैं तो कितने बॉडी वेट के आपकी फोर्स लगती है, और फोर्स जो है वो ज़्यादा कहाँ लगती है, और फोर्स को आप कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैब्स में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट वन है, इट इज़ बेटर टू लुक एट द इंक्लाइनेशन ऑफ फुट रेदर देन द हाइट ऑफ द फुट। हाइट ऑफ द फुट के बजाय अगर आप इंक्लाइनेशन देखें, आपने ये नहीं देखना है कि आपका जो फुट है वो कितनी हाइट पे है, आपने ये देखना है कि उसकी इंक्लाइनेशन क्या है। इंक्लाइनेशन जो है वो डिटरमिन करती है कि आपके 4 फुट के ऊपर कितना लोड पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लाइनेशन? ये आपके फुट की इंक्लाइनेशन है कि ये किस तरह से इंक्लाइंड हुआ है। आपके फुट की क्या हाइट है ये मैटर नहीं करती, आपकी जो हील है और ये जो आपके 4 फुट है इसमें क्या एंगल बनता है, इनकी क्या इंक्लाइनेशन होगी, ये मैटर करती है। क्योंकि इंक्लाइनेशन के ऊपर बेस करता है कि आपके 4 फुट के ऊपर कितना लोड पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वो चीज है जब आपने हील्स पहनी है, ठीक है, बीइंग अ फीमेल आपने हील पहनी है। अब वो ये कहते हैं कि इंक्लाइनेशन में आपने सिर्फ ये ज्यादा जरूरी है कि आप इंक्लाइनेशन देखें कि इंक्लाइंड पाँव किस तरह है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ फुट। क्योंकि हाइट तो फुट में आप वेजेस पहन ले तो भी आ सकती है, आप ब्लॉक हील्स पहन ले तो भी आती है, आप पेंसिल हील पहन ले तो भी आती है, लेकिन सब में आप डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे। कभी आप पेंसिल हील पहन के चलने की कोशिश करें और उसके थोड़ी देर बाद आप वेज पहने तो आपको हेल ऑफ डिफरेंस फील होता है कि आपके जो 4 फुट है उस पर उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ता। क्योंकि हाइट ऑफ फुट से ज्यादा इंक्लाइनेशन ऑफ फुट मैटर करती है कि फुट इंक्लाइंड किस तरह से हुआ है। क्योंकि इंक्लाइनेशन जो है ये बताती है कि 4 फुट के ऊपर कितना लोड आएगा। अब ये जो इंक्लाइनेशन है ये हाइट ऑफ फुट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये फुट की लेंथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप 2 फ्रेंड्स हैं, आप इकट्ठे शॉपिंग के लिए गई, आपने सेम जूता बाय किया, ठीक है, 2 और 3 सेंटीमीटर की आप लोगों ने जो है हील ले ली या 3 इंचेस ले ली, चलो सेम है, लेकिन आप दोनों फ्रेंड्स की हाइट का डिफरेंस है और एक का पाँव बड़ा है एक का पाँव छोटा है अकॉर्डिंग टू द हाइट। तो वो लोग जिनमें आप स्मॉलर फुट होते हैं, जिनके पाँव छोटे होते हैं, उनका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन उसी सेम हील से ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू के जिनके लार्जर फुट है। मतलब ये कि स्मॉलर फुट वालों का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा होता है सेम हील हाइट के साथ एज कंपेयर टू कि वो लार्जर फुट वाले जो हैं वो वही सेम हील पहने। ठीक है, तो इसका मतलब समझ आ गई कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द फुट लेंथ, और जितनी ज्यादा फुट की लेंथ होगी उतना कम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनेगा, और जितना छोटा होगा आपका फुट उतना ही ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनेगा। तो इसका मतलब है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा होता है उनमें हमारा जो 4 फुट के ऊपर लोड है वो ज्यादा बनता है। ठीक है, पहली बात हमें यहाँ से समझ आ गई। तो रिकमेंडेड एंगल्स जो हमारे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के हैं दे आर 10 to 14 डिग्रीज। ठीक है, और ये हमारे 3 to 4 सेंटीमीटर की हील के साथ जो है ये ठीक रहते हैं कि ये ट्रांसलेट करते हैं हील हाइट को 3 to 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ तक जो है ये बात क्लियर होगी। नॉर्मल स्टांस में हमने बात कर ली थी कि हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमारी जो नेविकुलर बोन है जो यहाँ पे रेड से हमने रिप्रेजेंट की है, तो हमारा जो नेविकुलर बोन है इसके ऊपर हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो लाई करता है। नेक्स्ट वन है हील डिजाइन। अब खाली एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या फुट की लेंथ पे चीजें बेस नहीं करती, हमारा जो हील है उसका डिजाइन कैसा है, वेदर दैट इज अ वेज शेप, वेदर दैट इज अ पेंसिल हील, और वेदर दैट इज अ ब्लॉक हील। अब तो मल्टीपल तरह की जो हील्स हैं वो अवेलेबल हैं इन द मार्केट, सो आप लोगों को इनके नेम्स के अकॉर्डिंगली आइडिया होगा इनका। अब जो बेसिकली हील है किसी भी शू की वो लीवर आर्म को जनरेट करती है एंकल जॉइंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हील जब भी आप, जैसे अगर आप बेयर फुट हैं, आपने कुछ भी नहीं पहना हुआ और आपने हील स्ट्राइक की है ग्राउंड के साथ, तो वो जो हील स्ट्राइक की है आपने ग्राउंड के साथ वो आपके फुट के अंदर मूवमेंट को जनरेट करती है। ठीक है, क्योंकि हील स्ट्राइक किया है तो मसल्स एक्टिवेट हुए हैं, और मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एक मूवमेंट जनरेट होगा। अब हील स्ट्राइक जो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, अगर आप बेयर फुट हैं तो कम होगा, अगर आपने जूता पहना हुआ है पाँव में हील शेप है, या अगर आपने हील है या कोई शू है, ऑब्वियसली उस हील का या शू का एक अपना वेट है, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट है फुट का या एंकल की जो मूवमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप जो बैक एज है हील का उसको कट ऑफ कर देते हैं, जैसे पेंसिल से आपने उसको वेज कर दिया थ्रू आउट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो फुट का डाउनवर्ड मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, और आपकी जो एंकल है उस पर एक हॉरिजेंटल मूवमेंट आएगी लाइक दिस। ये आपकी हील थी, इसमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है दैट इज डिफरेंट।
अगर मैं इस हील को नीचे से कट कर दूं और सारी जगह ही मैं ये लगा दूं सोल, ठीक है, ये वेज है, जैसे इनको हम मेडिकेटेड भी कहते हैं कि हमारे वो पेशेंट जिनके पाँव में दर्द हो तो हम कहते हैं मेडिकेटेड जो है वो आप सोल ले लें, मेडिकेटेड शूज़ पहने, आपका जो पेन है वो कम होगा, आपका जो फोर्सेस हैं वो डेसिपेट होंगी इक्वली आपके फुट में, और इस तरह से आपकी जो इंजरी के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, एंकल स्प्रेन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हील में जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जो इंक्लाइनेशन है वो बेस करती है इस चीज़ पे। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से हील को कट ऑफ कर दें और वेज शेप बना दें तो उसके केस में आपका जो एंकल है उस पर हॉरिजेंटल मूवमेंट आ जाएगी, हॉरिजेंटल हो जाएगा वो, ठीक है, कि उसमें जो फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है रीचिंग फॉरवर्ड। रीचिंग फॉरवर्ड की जहां तक बात है तो आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 के अंदर पढ़ा होगा कि इफ यू हैव टू लिफ्ट एनीथिंग तो यू मस्ट बेंड योर नीज रादर देन यू बेंड योर स्पाइन, ठीक है। अगर आप स्पाइन को बेंड करते हैं तो इट्स अ रॉन्ग वन, ठीक है, रॉन्ग ट्रेडिशन है ये। अगर आपको किसी चीज को भी लिफ्ट करना है तो आपको चाहिए कि अपनी बैक को आप इरेक्ट रखें और अपनी जो नीज है उसके ऊपर मूवमेंट दें, मूव थ्रू द नीज, नॉट फ्रॉम द स्पाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को लिफ्ट करेंगे तो आपकी जो बैक है उसके ऊपर कम से कम स्ट्रेन आएगा, बैक जो है उसको आप सेव कर सकेंगे। तो ये रीचिंग फॉरवर्ड के अंदर जो है एक गाइडलाइन है। नेक्स्ट वन है बायोमैकेनिक्स ऑफ पेल्विस। अब पेल्विस की बायोमैकेनिक्स इस तरह की है कि अगर हम फुट या स्पाइन के साथ जो है उसको कंपेयर करें तो हमारा जो पेल्विस है, सैक्रोइलिक जॉइंट, हमारा जो सैक्रोइलिक जॉइंट है उस पर शेयर फोर्सेस के काफी चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सैक्रम है वो एक फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस इस तरह से है कि दोनों जो हमारे बोनी पार्टनर्स हैं सैक्रोइलिक, ये एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से शेयर फोर्स जनरेट होती है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर ये पैरेलली वो शेयर फोर्स अगर इसमें जनरेट होगी जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है तो उसके केस में ये जॉइंट आराम से डिसलोकेट हो सकता है। तो बायोमैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंगली ये अज्यूम किया जाता है कि ऐसा जॉइंट के सराउंडिंग में इतने स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स लगे हुए हैं और मसल्स हैं वहां पे, और मसल्स का कॉन्टैक्ट करना जरूरी है, ताकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपने पीछे पढ़ा है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करते हैं। वो कंप्रेसिव फोर्सेस जब जनरेट होंगी तो वो आपके ये जो पैरेलल जो बॉनी पार्टनर्स हैं इनको एक दूसरे के पास अप्रोक्सीमेट करेंगी, कंप्रेस करेंगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होंगी कि आपस में वो रब करेंगी। फ्रिक्शनल फोर्सेस जब जनरेट होंगी तो शेयर फोर्स जनरेट नहीं हो सकती। तो इस तरह से एसआई जॉइंट खुद को इटसेल्फ बचाता है। तो ये जो फिनोमिना है दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ ब्रेसिंग ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट। क्या है कि इसमें फ्लैट सर्फेसिस हैं और पैरेलल हैं, तो जब कोई लोड पड़ता है तो चांसेस होते हैं कि शेयर फोर्स जनरेट हो सके, तो शायद ये डिसलोकेट ना हो जाए। तो इसके सराउंडिंग में जो लिगामेंट्स हैं, इसके सराउंडिंग में जो मसल्स हैं वो पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उनकी फोर्सेज हमेशा रिक्वायर्ड होती हैं ताकि वो कंप्रेसिव फोर्सेज जनरेट करें। जब कंप्रेसिव फोर्सेज जनरेट होंगी तो फ्रिक्शनल आएगी दोनों बोनी स्ट्रक्चर्स के दरमियान, और जो शेयर कंपोनेंट है वो अवॉइड हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आप को जो हमारा सैक्रोइलिक जॉइंट है वो सेल्फ ब्रेस कर लेगा। तो ये आज का लेक्चर था। इसमें कोई ऐसी चीज है जो किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज आप क्वेश्चन रेज कर लें। कोई ऐसी चीज है आज के लेक्चर में जो आप लोगों को क्लियर नहीं हुई? मैम ये लास्ट वाली स्लाइड बायोमैकेनिक्स ऑफ पेल्विस, इसको रिपीट करते हैं एक बार। बायोमैकेनिक्स ऑफ पेल्विस में सिंपल सी इतनी सी बात है कि हमारे जो सैक्रोइलिक जॉइंट है ये चूंकि फ्लैट है, सैक्रम फ्लैट होती है, तो फ्लैट सर्फेसिस में जो है जब वो दूसरे के पैरेलल होती हैं तो शेयर फोर्सेस के चांसेस होते हैं कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो उस केस में जब शेयर फोर्सेस जनरेट होंगी तो ऑब्वियसली डिसलोकेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो हमारा जो एसआई जॉइंट है इसके सराउंडिंग के जो लिगामेंट्स हैं या जो मसल्स हैं इनको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फोर्स जनरेट करनी पड़ती है। और जब मसल फोर्स जनरेट करता है तो वो फोर्सेस जो है वो जॉइंट के ऊपर एज कंप्रेसिव फोर्सेस आती हैं, ठीक है। जब कंप्रेसिव फोर्सेस आती हैं एसआई जॉइंट के ऊपर तो वो एक दूसरे के पास, लाइक आप एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं कि दोनों बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो फ्लैट सरफेस आपस में रब करती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होती है। जब एक दूसरे के पास आएंगी, कंप्रेस होंगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होंगी, तो फिर इसका मतलब है कि शेयर वाली फोर्सेस जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पुल अपार्ट करने वाली फोर्सेस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली फोर्सेस हैं। तो इस तरह से सैक्रोइलिक जॉइंट की बचत हो जाती है, सेल्फ ब्रेसिंग कहते हैं इसको सैक्रोइलिक जॉइंट की, ठीक है, कि वो खुद ही अपने आप को बचा लेता है, उसके सराउंडिंग के जो मसल्स हैं वो खुद ही उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यस मैम, ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का?
नो मैम। सबको क्लियर हो गया ये? इसी वजह से जो ज़्यादा लंबी हील्स पहनती हैं फीमेल्स, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जैसे कि जो 4 फुट है उस पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तो अक्सर लोगों की जो बोन है वो भी फ्रैक्चर हो जाती है। या फिर जैसे वो जाते हैं उसमें क्या कहते हैं, किसी भी इवेंट पे या किसी पार्टी में अगर पाँव ट्विस्ट हो जाए तो मोच आ जाती है, एंकल स्प्रेन जिसको कहते हैं। तो आप नॉर्मली खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपने वेजेस पहने हो या कंफर्टेबल से शूज़ पहने हो जिनकी हील्स तो हो लेकिन ब्लॉक हील्स हो, तो आप बड़ा इजीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने वही हाइट सेम पेंसिल हील के अंदर पहनी हो, तो इंक्लाइनेशन जो है आपके फुट की, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यही उसका जो है वो डिफरेंस है कि इंक्लाइनेशन जो है वो डिपेंडेंट होती है आपकी हाइट ऑफ हील के साथ और साथ में आपकी फुट की लेंथ के साथ। तो होपफुली ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। मैम स्मॉलर फुट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा होता है और उनके ऊपर जो 4 फुट के ऊपर लोड होता है वो भी ज्यादा होता है। जी, उनके ऊपर 4 फुट के ऊपर जो लोड है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा 4 फुट के ऊपर लोड पड़ेगा। ओके मैम। ये उस केस में है जब आप सेम हील्स पहन रहे हो, लाइक बड़ी वो वाला भी सेम हील पहन रहे हो और आप भी। हाँ, अगर बड़े वाले ने हील ज्यादा पहनी हुई और आपने छोटी पहनी हुई, फिर तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा बनेगा। ये सेम हीट के लिए, ये सेम सॉरी हाइट की जो हील है उसके लिए है ये। हम कंपैरिजन के ओके तौर पे मैम। बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पाँव छोटा लेकिन आपने हील भी छोटी पहनी है और दूसरे बंदे ने जो है वो पाँव भी बड़ा है लेकिन हील बहुत ज्यादा बड़ी पहन ली है, तो ऑब्वियसली अगर हील ज्यादा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फिर उसमें ज्यादा होगा। हाँ, अगर दोनों बंदों ने सेम हील पहनी हुई है, हाइट सेम है लेकिन पाँव छोटा बड़ा है, तो फिर जिसका पाँव छोटा होगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये उस रेफरेंस में कंपैरिजन आया होगा। क्लियर है सबको? ओके मैम। यस मैम क्लियर है। यस मैम। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, मैं फिर इसको एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज।